हाँ भाई भाई बहनों मैं नौजवान हूँ इसलिए भाई बहन चलिए, तो आज की ये जो परिचर्चा है दुनिया के देश के घटनाक्रम और उस बारे में हमारी पार्टी CPIM का क्या सोचना है, इस पर रखी गई है। बहुत ही चिंताजनक हालात हैं पूरी दुनिया के ही, वो आप हर रोज देख रहे सुन रहे हैं अखबारों से, सोशल मीडिया से, अलग अलग माध्यमों से। लंबा समय हुआ है कि आप हमारी आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने हम देख रहे हैं कि जैसे कोई नियम, कायदे, कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैसे कुछ नहीं बचा। 21 महीने होने को आए हैं, लगातार एक देश, फिलिस्तीन का देश, उसमें भी गजा पट्टी है जिसके ऊपर लगातार बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से, और 56,000 के लगभग लोग अभी तक, जो आधिकारिक रिपोर्ट है, अनधिकारिक रूप से इसकी संख्या ज्यादा भी बताई जा रही है। 56,000, आप सोच के देखिए, 56,000 लोग मारे गए और कई लाख संख्या है जो बुरी तरह से घायल है। 85% लोग बेघरबार हो चुके हैं, पूरी तरह से मलबे के ढेर के अंदर गजा को बदल दिया। और ये जो मरने वाले हैं इनमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बूढ़े। 75% से ज्यादा संख्या महिलाओं की, बच्चों की और बुजुर्गों की है, और इनमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मासूम बच्चे हैं जो इसके अंदर मारे गए। और ये सिलसिला लगातार जारी है। हालत ये है कि हम सब ने एक पौराणिक कथा सुनी है भस्मासुर के बारे में। उसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी को भी भस्म कर सकता है। वो तो काल्पनिक कथा है, लेकिन वास्तविक कथा हमारे सामने हो रही है, जिसको आज सिविलाइज्ड वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन इस तरह का बर्बरता का जो आज दृश्य हो रहा है कि इजराइल, सारी दुनिया अपने आप को जैसे असहाय और लाचार महसूस करती हो, किसी तरह की भी कोई राहत सामग्री भी, उनको भूखों मारा जा रहा है, पानी पीने को नहीं दिया जा रहा है, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। यूएनओ की अपनी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, राहत कर्मी हैं, उनको टारगेट किया गया, दर्जनों की संख्या में उनकी हत्याएं की गई। स्कूल, अस्पताल निशाना बना करके आज कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी वहां नहीं बची है, कोई अस्पताल वहां नहीं बचा है, सब मलबे के ढेर में बदल दिया गया। खेलते बच्चों के ऊपर बमबारी की जा रही है। आप कल्पना करके देखिए, क्योंकि मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ और ये बहुत जरूरी है मानवीय संवेदनाओं के लिए। कोई भी आदमी अपने जन्म को चुनाव नहीं करता कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, किस देश में पैदा होऊंगा, किस घर में पैदा होऊंगा। आप एक बार अपने आप को फिलिस्तीन में अगर आपका जन्म हुआ होता तो आप उनकी जगह जो हो रहा है उसको आप समझ पाएंगे कि एक ऐसा देश जिसके साथ लगभग 67 साल हो गए जाती हो रही है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गए। ये इजराइल नाम का देश नहीं था, ये फिलिस्तीन ही था, पूरा अरब देश। 1917 में पहली बार, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां ये 3 धर्मों के
अपने पूज्य स्थल माना जाता है। ज्यूज का, यहूदियों का, ईसाइयों का, मुस्लिम्स का, तीनों के पूज्य स्थल हैं और तीनों के कॉमन देवता हैं इब्राहिम से लेकर एक समय तक के। तो एक समय तक, क्योंकि ज्यूज पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में बसे हुए थे, कुछ कट्टरपंथी इस बात के लिए कि हमें जहाँ हमारे पुरखों की ज़मीन है हमें वहाँ जाना चाहिए, कारोबारी हैं। पहले विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन ने एक तरह से समझो कि इनको अपने साथ लगाने के लिए पहली बार ये कहा गया कि तुम्हारा अलग से देश बसाएंगे। 1917 से लेकर के ये सिलसिला चला है और एजेंडा बना करके वहां से लोगों को बसाया गया यहाँ की धरती के। उससे पहले सिर्फ 3-4% ही ज्यूज थे यहाँ जो रहते थे, सिर्फ 3%। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बाकायदा यूएनओ भी 45 में बना, उससे पहले तो यूएनओ के अंदर अमेरिका और ये साम्राज्यवादी देशों की तरफ से बाकायदा ये प्रस्ताव लाया गया। इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। आप सबको पता है कि हिटलर ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर ज्यूज को टारगेट करके हत्याएं की, बहुत बेरहमी से मारा था, गैस चैम्बर्स में भर्ती थे, सब बहुत अमानवीय इनके साथ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो किया। बहुत अलग अलग जगहों से खदेड़ा गया क्योंकि जर्मनी ने यूरोप के कई इलाकों के ऊपर कब्जा किया था, तो इनको यहां बसाने का फैसला किया गया। 1948 से इजराइल नाम का देश अस्तित्व में आया और आप ये सोचिए कि ये जो इलाका जिसके ऊपर आप फिलिस्तीन कह रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन को मिला लो, इसका 52% हिस्सा, 52 या 53, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, इतना प्रतिशत हिस्सा यूएनओ ने फैसला करके इजराइल के लिए तय कर दिया। और जो वहां के खुद के रहने वाले लोग थे उनके लिए बचा कितना, आधे से भी कम, 48%। आप सोचिए, कल्पना करके देखिए, कोई खाप पंचायत इकट्ठी होकर आपके गांव की जमीन ये कह दे खाली कर दो और आधी से ज्यादा जमीन कोई और आकर के यहाँ बसाया जाएगा, क्या आप उसको स्वीकार कर लोगे? जबरदस्ती है। कसूर किसी और ने कराया है। फिलिस्तीनियों ने तो नहीं मारा यहूदियों को, यूरोप ने मारा था, बसाए यहाँ गए हैं और उसके बावजूद भी बस ये आके तब से लेकर के लगातार खदेड़ा जा रहा है फिलिस्तीनियों को उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए। और ज्यादा लंबा बात ना करूं मैं, इस तरह से कब्जा करते करते उनको खदेड़ो, वहां अपनी कॉलोनीज बसाओ और इस तरह से आज लगभग 12% हिस्सा उनके पास बचा है। उससे अब बिल्कुल पूरी तरह से सफाया का योजना है, पूरी तरह सफाया। हालत यहां बनी है, इस तरह से की बनी है कि आप अब वहां, क्योंकि ये जो जैतून की खेती ज्यादा होती है, फसल तैयार है, हालांकि फसल के लिए भी किसान को घर फिलिस्तीन में है, बीच में इजराइल ने अपनी कॉलोनी बसा ली, तो आपका खेत जो है उड़ते वहां उसके बीच के रास्ते में, क्योंकि इजराइल आ गया, तो आपको खेत में जाना है तो पहले लाइन में लग करके उसकी सेना से परमिट लेना पड़ेगा और खेत में काम करके वापस आओगे तो फिर परमिट लेकर के घर आना पड़ेगा। पूरा पानी के ऊपर कब्जा उनका है। फसल तैयार थी, किसान फसल लेने के लिए जा नहीं पाया क्योंकि उसके तमाम पेड़ काट दिए गए, तमाम पेड़ काट दिए। ना वहां खेती है, ना वहां कोई कारोबार है, ना बच्चों की पढ़ाई है, ना कोई इलाज की व्यवस्था है। यहां तक की स्थिति है
कि एक्सरे मशीन भी वहां नहीं जा सकती, क्योंकि एक्सरे मशीन का प्रयोग कहीं हथियार के रूप में ना कर लिया जाए। वहां ये जो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, बेहोशी का एनेस्थीसिया, उसकी दवा नहीं जा सकती, कहीं इसका प्रयोग भी हथियार के रूप में ना कर लिया जाए। कई तरह की दवाइयां इसलिए वहां नहीं जा सकती, कहीं उनका प्रयोग भी हथियार के लिए ना कर लिया जाए। और ऊपर से लगातार बमबारियां। अब एक डॉक्टर है ब्रिटेन का, 5 महीने वहां रह के आया स्वास्थ्य सेवाओं, वो कहता है कि मैं अभी भी मेरे कानों में ना रात और दिन वो चीखें गूंजती रहती, सुन नहीं पाता बिना एनेस्थीसिया के। अब बमबारी हुई है, पेट उसका मान ले पैर काटना है, हाथ काटना है, वरना इन्फेक्शन होगा, मर जाएगा, जरूरी है ऑपरेशन, लेकिन आप उसको बेहोशी की दवा नहीं दे सकते। कोई अस्पताल है नहीं, कोई सपोर्टिव कोई सिस्टम नहीं है, खुले में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा आपके सामने चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और आपको वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये है वो मानवता जो आपको अंदर से कुरेद रही है, जिसके लिए आप कर भी रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। एक ऐसी स्थिति है जो आज इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की जनता के साथ की जा रही है। तो एक दुष्ट राज्य है, जो दुष्ट, मैंने इसलिए भस्मासुर की बात की थी, एक राक्षस। अब यहां भी ये जो राक्षस राज्य के रूप में आज इजराइल पूरी दुनिया के सामने उभर के आया है, इसको भी वरदस्त प्राप्त अमेरिका का। ये जो कर पा रहा है, ये सब जो कर पा रहा है, आप देखिए कि सारी दुनिया में लाखों की संख्या में, एक बार नहीं अनेकों बार लोग सड़कों पर हैं। यह हमला बंद हो, यह जनसंहार है, ये युद्ध नहीं है, ये एक तरफा हमला है, ये जनसंहार का घटना है, ये बंद होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये फैसला सुनाता है कि ये जनसंहारक है, इसको बंद किया जाए। लाखों लोग सड़कों पर आते हैं, यूएनओ में बार बार वोटिंग होती है, प्रस्ताव आता है, यह हमला बंद होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से वहां यह हमला बंद होना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या में अधिकतर देश दुनिया के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 लोग हैं, 14 मेंबर वोट करते हैं कि तुरंत प्रभाव से रुकना चाहिए। अकेला एक देश है अमेरिका, जो उसको वीटो कर देता है, वो उसके पीछे खड़ा है। सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून एक तरफ हैं, तमाम दुनिया की अपील एक तरफ है, उसके खुद की देश की जनता, आम जनता, विद्यार्थी, नौजवान वो सड़कों पर हैं। जूस, यहूदी धर्म को मानने वाले भी जो दुनिया के अंदर रह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे नाम पर किया जा रहा है, गलत है, ये धर्म की लड़ाई नहीं। लेकिन सुना नहीं जा रहा। यहां तक बात पहुंची है कि यूएनओ की तरफ से जो राहत सामग्री का वितरण होता है, दुनिया के अलग अलग देश जिसका पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, तो उन तक राहत सामग्री यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्फत जाती है। यूएनओ को प्रतिबंध कर दिया, उसका जनरल सेक्रेटरी इजराइल में घुस नहीं सकता, फिलिस्तीन में घुस नहीं सकता, बैंड है। इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम करेंगे वितरण, अमेरिका और इजराइल हम करेंगे वितरण इसका, राहत सामग्री का। जो भी कोई राहत सामग्री बाहर से लोग देते हैं, देश देते हैं, लूट लिया जाता है ताकि इनको भूखा मारा जाए। अब तो उन्होंने एक और तरीका निकाला, जैसे शिकारी शिकार को खाने के लिए क्या करता है, दाना डालता है, राहत शिविर बना दिए दूर दूर राहत सामग्री के लिए, वहां भूखे प्यासे लोग राहत सामग्री खाने का, तो पानी कुछ मिल जाए, दौड़ करके पहुंचते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं
और दर्जनों को एक साथ भून दिया था। इससे बड़ा राक्षसी काम क्या होगा जो हो रहा है, और ये सब हो पा रहा है वो अमेरिका के दम पर हो रहा है। अमेरिका इस देश को हर साल अरबों डॉलर की मदद करता है, पैसे से, हथियार से। पूरी इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरह से उसकी। आयरन डोम जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा लोहे का मान कोई भी हमला होगा तो उसको वहीं पर फेल कर दिया, इस तरह की उसकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। और वो सिर्फ इजराइल ही नहीं ना, फिलिस्तीन और गजा ही नहीं, जो भी उसके समर्थन में लेबनान आया तो लेबनान के ऊपर हमला किया, सीरिया आया तो सीरिया के ऊपर हमला किया, यमन के ऊपर हमला किया, अब ईरान के ऊपर 22 तारीख से लगातार अब वो हमला ईरान के ऊपर किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब तो सीधा अमेरिका ने परसों सुबह ईरान के ऊपर बमबारी की, और इस तरह से ये मसला यहीं तक ना रह करके ये और एक क्षेत्रीय पूरा क्षेत्र में फैल जाने का, इसके भड़कने का खतरा पैदा हो। कहां तक पहुंचेगा? बहुत सारे लोग ये कहते आए हैं कि युद्ध शुरू करना तो अपने हाथ में होता है, लेकिन खत्म करना अपने हाथ में नहीं होता है। क्या शक्ल लेगा कहा नहीं सकता। 3 साल से ज्यादा समय हो गया यूक्रेन की जमीन के ऊपर एक युद्ध चल रहा है। पहले भी आप बार बार कहते आए कि ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं है। हालांकि हमने उस समय पे भी ये कहा था कि बातचीत से, डिप्लोमेटिक राजनयिक तरीके से इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन रूस की तरफ से यही था कि बार बार राजनयिक समझौते हुए, संधियां हुई, तोड़ी गई, अब मेरे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया। सारा का सारा अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप के तमाम साम्राज्यवादी देश जिन्होंने एक सैन्य गठबंधन बना रखा है जिसका नाम है नाटो, वो यूक्रेन को तमाम तरह के हथियार सब सप्लाई कर रहे हैं। उनको ये मानना था कि 6 महीने के अंदर, और उसके ऊपर प्रतिबंध, रूस के ऊपर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए कि 6 महीने के अंदर घुटनों के ऊपर आ जाएगा रूस, उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ऐसा हो नहीं पाया। 3.5 साल होने को लगातार जंग जारी है। ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? अपने आप को दुनिया का अलंबरदार, सबसे पुराना जनतंत्र की बात करने वाला अमेरिका, मानव अधिकारों का ठेका जिसने ले रखा है, जनतंत्र का ले रखा है, किसी भी देश के ऊपर ये कह करके कि वहां पर जनतंत्र खतरे में है, जनतंत्र नहीं है, मानव अधिकार हमले में क्या क्या नहीं किया अमेरिका। आज हालत ये है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ और है। ट्रंप के आने के बाद से तो नाटकीय परिवर्तन आया है। चुनाव के समय उसके इंटरव्यू है, भाषण है जगह जगह के ऊपर कि अमेरिका को क्या हासिल हो गया, हमने दुनिया का ठेका ले रखा है, इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में हमने ये सब किया, लाखों करोड़ डॉलर हमने लगा दिए, अमेरिका को कंगाल कर दिया, इससे हमें क्या हासिल हुआ। ठीक है, मेरा सद्दाम हुसैन गलत आदमी था, खराब आदमी था, लेकिन उस समय का इराक आज से लाख दर्जे बेहतर था। आज तो इराक में हालत खराब है, लीबिया के अंदर, सब ये उसके भाषण में थे। और मैं आऊंगा 48 घंटे के अंदर अंदर ये लड़ाई बंद कर, जैसे शांति का बहुत बड़ा दूत बन करके आ रहा है। आज स्थिति ये है कि वो आया, एक बार के लिए संधि हुई भी, युद्ध विराम हुआ, इजराइल ने हमने बंद किए, कुछ जो पकड़े गए थे, बंधक थे, छोड़े गए, लेकिन उसके बाद इजराइल जो चाहता है, और इजराइल में भी इजराइल की जो सरकार है, नेतन्याहू जो है, वो बहुत ही करप्ट आदमी है, क्रिमिनल है, एक तरह से अलोकप्रिय अपने देश के अंदर। लोगों का ये कहना है कि वो
जिस दिन कुर्सी पे नहीं रहेगा उस दिन जेल में होगा। तो जितने दिन लड़ाई चलती है उसका अपना लोगों के बीच में जितना अंतरराष्ट्रवाद भरा जा सके, पैदा किया जा, सैन्यवाद पैदा किया जा सके, यही उसकी अपनी सुरक्षा है। अब उसके तहत उसी ट्रंप ने उस इजराइल को जिसके साथ तय हुआ था अगले दौर की समझौता होना था, बंदी छोड़े जाने थे, ट्रंप का बयान आता है या नेतन्याहू से मिलकर के आता है, उसके तुरंत बाद बयान आता है कि ये गजा को खाली कर दो, फिलिस्तीन की वो जगह उसको खाली कर दो, इसको मैं पर्यटक स्थल बनाऊंगा, रमणीय दुनिया देखेगी। अब जैसे कोई अपने मोहल्ले का गुंडा आकर प्लॉट खाली करवा कर, इस तरह से दुनिया का गुंडई की तरह भाषा में एक राष्ट्रपति बोलता है। वहां के लोग मारे जा रहे हैं, उनका मूल निवासी है वहां के, उनके पक्ष में खड़ा होने की बजाय उस राक्षस के पक्ष में आप कह रहे हो जो उनको हत्या कर रहा है, उनको भूखों मार रहा है, उनको प्यासा मार रहा है, उनके पक्ष में कह रहा खाली करो। और वहां से खाली करवाने का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद वह संधि खत्म और लगातार फिर से बमबारी जारी। ईरान के बारे में पहले एक संधि बनी थी, अप्रसार संधि, यानी कि जिसको कहते हैं परमाणु ऊर्जा के लिए, अपने नागरिक जरूरतों के लिए दुनिया का कोई भी देश जो अप्रसार संधि पर दस्तखत करेगा अपनी ऊर्जा के लिए कर सकता है, पर उसका एटॉमिक पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वो ईरान ने भी किया। अप्रसार संधि पर दस्तखत करने का मतलब है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है, वो लगातार निगरानी करती है कि भाई कहीं इस नाम के ऊपर कोई हथियार बम बनाने की नहीं है, वो लगातार निगरानी करती है। तो उस हस्ताक्षर का मतलब है कि वो उसको इजाजत देता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि आणविक ऊर्जा का एक जो एजेंसी पूरी दुनिया के लेवल पर जो बनी हुई है, वो लगातार हमारे यहाँ आकर के निगरानी कर सकती है, मैं अपनी नागरिक जरूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो लगातार करता रहा, उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। उससे पहले बल्कि 5 देशों के साथ संधि हुई, अमेरिका भी उसमें शामिल है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस भी शामिल है, सब है। ईरान अपनी नागरिक जरूरतों के लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर सकता है, संवर्धन का काम कर सकता है। ट्रंप जब पहली बार आया बिना बतलाए एक तरफा तौर पर संधि रद्द कर, अब दोबारा से आरोप लगाने लगे और कहा कि डील करो दोबारा से ईरान के साथ। ईरान के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी, 6ठे दौर की वार्ता तय थी 24 या 25 तारीख, इतवार का तारीख का 25 का, तो 25 को वो होना था और 22 को उससे पहले इजराइल ने हमला कर दिया। अब एक तरह से तो देखा जाए तो आप उससे पहले ट्रंप कह रहा बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, सकारात्मक है, तेरी बातचीत में इसराइल का अड़का लगाया है, आप बात कर रहे थे तो किस मुंह का रह गए, और ये इसने हमला कर दिया है। होना तो चाहिए ये था कि आप उसको निशाने पर ले, लेकिन उसी दिन क्या बोलता है ट्रंप, ये तो कहा कि हमारा इसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा हथियार है, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मेरे पास है, अमेरिका के पास, वो इजराइल के पास भी, उसको चलाने भी आते हैं। और ईरान को तुरंत प्रभाव से एक तरफा तौर पर घोषणा कर देनी चाहिए कि मैं ये अपना प्रसार बंद करूं। उसकी खुद की पार्टी के उसके अपने संसद के अंदर जो इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, उसकी हेड संसद में बताती है कि कोई आणविक हथियार ईरान नहीं बना रहा है, ना ही इसकी कोई अप्रूवल स्वीकृति उनके जो सुप्रीम है उसने दी है। कि बाकायदा संसद के सामने खुद ट्रंप की पार्टी की नेता है जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड है, उन्होंने रखा है। अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है उसने ये रखा है
कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर ये कह करके कि वो नेतन्याहू का बोलता है कि 9 एटम बम बनाने का उसने बना लिए हैं क्षमता है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, हमला कर दिया। अब ट्रंप भी यही बोल रहा है। उसकी आणविक जो जहां अब ये भी अंतरराष्ट्रीय कानून है, किसने अधिकार दे दिया उसको हमला करने का? कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर आणविक अगर जहां वो लैब है, जहां वो प्लांट है, जहां से वो बिजली बननी है, उसके ऊपर सीधा हमला अगर वो वास्तव में हो तो आप देखो कि वहां से अगर ये विस्फोट हो जाए तो ये अपने आप में बम बांटेगा, कितनी दुनिया तक फैलेगा वो, आसपास के देशों को भी। लेकिन उसके बावजूद भी वो किया गया और अभी तक भी वो लड़ाई जारी है। और ये सब इसलिए हो रहा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये सब इसलिए हो रहा है कि आज अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश है, जिसका कारण डंका बजता आया, पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजनीतिक सामाजिक तमाम व्यवस्था के ऊपर उसका दबदबा रहा है, एक छक्कर रहा है, उसकी आज आर्थिक हैसियत जो है वो कमजोर हुई है। वो अपनी हैसियत के लिए अब एक चुनौती महसूस करता है, उसका दबदबा खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन देश दुनिया का अपना पड़ोसी देश एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरा है, पूरी दुनिया का जिसको बोलते मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन गया है। सारी दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका 1/3 के लगभग चाइना में होता है अकेला। नई खोजें उसकी तरफ से की गई। हथियारों के मामले में भी चलो आज अमेरिका बड़ा ताकतवर, लेकिन नए हथियार दूसरे तैयार किए उसके मुकाबले के। रूस को वो जो पलटना चाहता था, कमजोर करना चाहता था, अपने अनुकूल रशिया को अपने साथ लाना चाहता था, वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसका रूस का और चाइना के बीच में और ज्यादा गहरी मित्रता बढ़ गई, उनके बीच में रणनीतिक गठबंधन कायम हो गए। तो ऐसे में उसको एक तरफ तो दिखाई दिया कि ये जो लड़ाई है यूक्रेन की, ये हारती हुई लड़ाई है, इसको अपने से क्यों लिया जाए? तो कहा ये मेरी लड़ाई नहीं। और उसको यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा कि हमने बहुत पैसा लगाया, तुम्हारे ऊपर वापस करना पड़ेगा। निशाना उसका वही की दृष्टि है, क्योंकि चाइना के ऊपर बार बार वो हमला कर रहा है आर्थिक तौर पर। अभी जैसे सारी दुनिया के ऊपर ही उसने आते ही ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, यानी कि टैक्स लगा दिए। कोई भी माल उन देशों का अमेरिका में होगा तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो एक तरह से उनका निर्यात को रोकने के लिए उसने ऐसा किया। सबसे ज्यादा लगाया चीन के ऊपर 145%, और कुछ मामला में तो 245%। तो चीन ने उसके बदले में एक चीज है जिसको बोलते हैं रेयर, दुर्लभ चीज है, जो अपनी धरती में बहुत ही दुर्लभ चीज है, लेकिन बहुत कीमती है। दुर्लभ है तो कीमती अपने आप ही हो जाती है, लेकिन वो बहुत काम की है। ये सारी दुनिया जो चल रही है, जो कंप्यूटर से ये जितने मिसाइल हैं, जो कुछ भी है जो संचालित होता है, स्पेस पूरी दुनिया के अंदर जो उड़ा रहे हैं, ये सारे के सारों में वह जो दुर्लभ चीज है, उसके बगैर ये सब ठप हो जाए। फिर कार गाड़ी, ये वो दुर्लभ चीज है जो मैं बता रहा हूँ, उससे काम करती है। और वो दुनिया का बड़ा हिस्सा चीन के पास है। बल्कि ये कहो कि प्रोसेसिंग देखो कि ना, चीज तो सब हर जगह भी है, वह भारत में भी है, वो दुर्लभ चीज अपने भी है। और उस दुर्लभ चीज को आप खनन कर पाओ, उसको इस काम के लायक बना पाओ, उसकी टेक्निक वो उसके पास है। कुछ मामलों में तो 90% या जो दुर्लभ चीज वो बता रहा, कुछ दुर्लभ चीजें जिनका 90% खनन, प्रोसेसिंग
वो चाइना में ही होता है और कहीं नहीं। तो उसने कहा भाई तू अगर मेरी के लाइन करेगा तो मैं तेरी के ला दूंगा, आपको मैं कैसे दूंगा, रोक दिया। बहुत सारे देशों के ऊपर धमकियां दी गई, अपने देश को भी दी गई, चुप रहे। कुछ देश बोले, छोटे छोटे देश भी बोले जो बिल्कुल अमेरिका के नजदीक लगते हुए, मैक्सिको जैसा, वो देश भी उन्होंने विरोध किया। भारत जैसे देश ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसके सामने समर्पित करते चले। वार्ता चल रही है, कह रहे हैं जुलाई के महीने में दूसरा देश होगा जो सबसे पहले 90 दिन का उसने धमकी दी थी, 90 दिन के अंदर अंदर या तो ये देश अमेरिका के माल को अपने देश के अंदर आने के लिए इजाजत दे, टैक्स घटाएं, फ्री करें, और नहीं तो मैं देख लूंगा। तो आपा उनके सामने से, लेकिन चाइना ने उसको जवाब दिया। अब यार रेयर अर्थ यूक्रेन में भी है, तो बोले या मन दे दे, कहते मन दे रहा है, क्या तो कर्जदार है, उसको 10 करवाए। तो अपनी जो हैसियत दुनिया में जो उसकी रही है, वो उसके लिए उसका पहले से था कि मेरे बराबर वो कोई भी देश उभरेगा तो वो मेरे लिए चुनौती है। अब चीन ने हालांकि कितने वो जाकर उसका कोई डंडा मारा नहीं, कोई झगड़ा करा नहीं, बस यही उसका कसूर है कि उसने ये विकास कैसे कर लिया। और वो अब दुनिया के और सारे देशों के साथ भी, अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका में भी, एशिया में भी बहुत सारे देशों के साथ उसका लेन देन, व्यापारिक संबंध, राजनयिक संबंध बढ़े हैं। अमेरिका उसके चाइना की, उसका रसूख बढ़ा है, उसका प्रभाव बढ़ा है। अब यह उसने स्वान की, यह उसके लिए बड़ी चुनौती। उन्होंने एक संगठन बना लिया ब्रिक्स के नाम से, जिसमें भारत भी था। आपस में लेन देन करा करेंगे, आपसी फायदे की लोग क्या करेंगे। अब उसमें और ज्यादा देश शामिल हो गए, और एक टाइम पे ऐसा भी हुआ कि जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो रूस ने कहा कि भाई मेरे लिए तो डाल कागज का टुकड़ा है, जिसने भी कोई मेरे देश के साथ व्यापार करना है तो अपने मुद्राओं में करो, डॉलर में तो नहीं हो सकता। तो बिना डॉलर के भी व्यापार धीरे धीरे और लोगों को भी, और भी देशों को लगा, तो फायदे का मामला है। भारत जैसा देश भी जो रूस से तेल बहुत बड़ा लेते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा तेल का आयात रूस कर, सस्ता तेल है, मिल रहा है, अपनी मुद्रा में मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इस तरह से बहुत एक इसको बोलते हैं बहुत दुर्व्यता, एक छत्र अमेरिका के इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमा, एक ही है कि कई जगह के ऊपर उसको चुनौतियां मिलती दिखाई दे रही है। तो वो अपना ये जबरदस्त है, अपना जो डोमिनेंस है, अपना जो दबदबा, पूरी दुनिया पर एक छत्र रहे, उसके लिए अपना, हरियाणा में हमारी तरफ बोलते हैं अड़खाया, आप क्या बोलते हैं इस इलाके के अंदर वो आप बताओगे, मतलब जिसमें डेस्परेशन का, आशापूर्ण ढंग से किसी भी तरह से मेरी वो जो हस्ती है, मेरी जो हैसियत है दुनिया के ऊपर, वो कायम करनी है। और उसके लिए ये तमाम तरह के, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, पश्चिम एशिया बोलते हैं, जिसको एक तरह से काला सोने का क्षेत्र भी कह दो, तेल भारी गैस तेल का भंडार है, दुनिया का खजाना है। यूं इजराइल बसाया भी इसलिए गया था चौकी के रूप में सारे इन देशों के ऊपर, ताकि अपना दबदबा बढ़ा दे। और काफी हद तक जहां जहां भी इसको थोड़ा बहुत विरोध था, आपको याद होगा इराक के ऊपर भी इन्होंने अपना जुगराज ईरान पर कराया, जो इराक पर 2003 में कराया था। मेरा उसके पास हथियार है, बहुत ही विध्वंसक जनसंहार के हथियार है, और उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। बाद में कुछ पाया नहीं, खुद उस लड़ाई के अंदर शामिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उसने कहा कि अब पता था कुछ नहीं है, पर यू करना था, युद्ध एक बहाना था। जो अपना वो कहानी सुना करते ना बचपन में पढ़ी होगी तुमने भी, एक मेमना जो है वो पानी पीने चला गया, और उधर से शेर का बच्चा भी शेर भी चला गया। बोला अरे तू पानी गंदा करा मेरा। बोला जी मैं तो नहीं कर रहा, आपकी तरफ से पानी आ रहा। बोला तूने पिछले साल गाड़ी दी थी। बोला पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बोला तेरे ना तेरे बाप ने दी होगी। बोला असल में तुझका शिकार करना, बहाना कुछ भी हो। तो
ये सारे बहाने बना करके जो आज ईरान के बारे में भी जो बहाना बनाया गया है, इसका कोई आधार नहीं। हमारे बीच में पवन प्रेम जो पार्टी के सेक्रेटरी हरियाणा के, वो पहुंचे, स्वागत है इनका। तो ये एक तस्वीर हमारे सामने है, चिंताजनक है, लेकिन इसी में से पूरी दुनिया आज खड़ी हो गई। जो मानवता प्रेमी लोग, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं, जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, खुद अमेरिका के अंदर जो ट्रंप जिन लोगों का वोट से राष्ट्रपति बना, उनके लिए सपने बहुत दिखाए गए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को तो दोबारा से महान बनाएंगे। हालांकि नारे में भी अपने आप में एक बात थी, इसका मतलब ग्रेट तो ना रहे अमेरिका, इसका बनाना है, दोबारा से बनाना है। तो वह कमजोरी तो साफ तौर पर उसके अंदर थी, लेकिन आज उसमें भी जब आप टैक्स लगा रहे हो दुनिया के देशों पर, वहां का माल अमेरिका आता था, लोगों को सस्ता मिलता था, अब टैक्स लग गया तो महंगा मिलेगा, सप्लाई भी रुकी, तो वहां संकट खड़ा हो गया। बहुत सारे आप वहां विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटीज, दुनिया भर के बच्चे पढ़ने जाते थे, हिंदुस्तान के भी हजारों बच्चे पढ़ने जाते हैं अमेरिका के अंदर। अब उन यूनिवर्सिटीज के अंदर कह दिया कि कहीं पर भी किसी भी तरह से, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है खुला माहौल, विचार विमर्श का माहौल, वहां जो गजा में इस तरह का जनसंहार चल रहा है, तो उन यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रदर्शन होते थे, विद्यार्थी बोलते थे, उन्होंने पड़ाव लगा करके बोला हम इजराइल, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज को कहा कि ये जो भी प्रदर्शनकारी हैं, निकालो इनको बाहर। कोई यूनिवर्सिटी कहे कि भाई ये काम तो हम नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी में कोई वायलेंस हुई नहीं है, कोई हिंसा हुई नहीं है, विचार विमर्श है, सबके अपने अपने विचार करने की आजादी है, यही नहीं होगा तो फिर यूनिवर्सिटी क्या रहेगी? उनकी फंडिंग रोक दी, पैसा रोक दिया सरकार। फिर और कहीं से भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सब पुरानी यूनिवर्सिटियों में से है, तो फंडिंग भी आती है, उसके ऊपर टैक्स फ्री था, वो बंद कर दिया। और इस तरह से तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा एक अंकुश कि कोई भी किसी तरह का विरोध ना हो पाए। जबरदस्ती जो अमेरिका के नागरिक भी हैं, जिनके ऊपर भी नागरिक सिटीजनशिप मिल गई है, उनको भी डिपोर्ट करने का बाहर बैठो। ये जो इमिग्रेंट है, बाहर के लोग आए हैं, क्रिमिनल अपराधी हैं, किस तरह से अपमानजनक ढंग से अपने देश के भी नागरिकों को भेजा गया, आपने वो देखा है। तो वहां पर भी ये इस तरह से आज अमेरिका के तो जनतांत्रिक अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमला कर दिया ईरान पर, किसको बुझा था? तो कांग्रेस है, वहां का संसद, उससे तो वो असंवैधानिक है, बिना संसद को विश्वास में लिए हमला कैसे कर दिया? उसके खुद के कुछ सांसद भी कह रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, वहां पर भी विरोध होता है। आप देखिए, यूरोप के ही देशों से कुछ नागरिक इकट्ठे होते हैं, राहत सामग्री लेकर के जाएंगे। इजराइल ने कहा कि मारे जाओगे, वो मर रहे, हम भी मर जाएंगे, लेकिन हम मानवता के लिए खड़े हैं। विश्व विख्यात है पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग, एक यूरोपियन यूनियन की सांसद है, एक बहुत बड़ा कलाकार है। ऐसे प्रतिष्ठित लोग एक छोटा जहाज लेते हैं किराए, उसमें कुछ राहत सामग्री, खान पाने का कुछ सामान लेकर के चलते हैं, लेकिन उनको नहीं पहुंचने दिया। इजराइल उसके ऊपर हमला कर देता है, उनका अपहरण कर लेता है और जबरदस्ती फिर वापस भेज देते हैं। 80 देशों से वॉलंटियर्स इकट्ठे होते हैं, राहत सामग्री इकट्ठी लेके, समुद्र से नहीं जाने था, पैदल जाएंगे, उनको नहीं जाने दिया था। तो यूएनओ की मदद नहीं पहुंचेगी, कोई और नहीं ले जा सकता। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, उसके वो 12 लोग तो पकड़े, 12 पकड़े, लेकिन यूरोप के अंदर लाखों लाख लोग उनकी सड़कों के ऊपर के समर्थन में आके खड़े। ये दूसरा दृश्य है। ये जो एक राक्षसी कृत्य जो चल रहा है, तमाम धत्ता बता के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, उसके विरोध में लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं। ये दूसरा पक्ष, और यही वो ताकत हमें देती है जो एक समय पे कॉमरेड स्टालिन ने एक बात कही
जब ये अमेरिका ने एटम बम फेंका जापान पे, तो उससे उनसे पूछा इसका क्या जवाब होगा, क्या खतरनाक हथियार है? तो उन्होंने कहा पीपल विल ईट द एटम बम, जनता ही एटम बम का इसका जवाब है, और कुछ बुरा नहीं। लोग ही खाएंगे इसको, लोग ही इसका जवाब देंगे, दुनिया। खैर, आज फिर वो एक तरफ हम ये आपके सामने करें, ये है अंतर विरोध जो दुनिया के अंदर घटित हो रहे हैं, और जिनके चलते हुए एक तरफ जो शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनके जो दुनिया के अरबपति खरबपति, दुनिया के सबसे अमीर, वो ट्रंप नजर आ रहे हैं। ट्रंप उनके लिए नहीं है, ट्रंप अपनी विवेक से काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो उनके हितों के हिसाब किताब से दुनिया को चला रहा है। और अभी भी जो बजट आया उसमें भी जो बड़े खाते पीते लोग हैं, अमीर जाते हैं, जिनका दबदबा है अमेरिका में, पूरी दुनिया में, उनके तो टैक्सों की छूट करी है, और लोगों की शिक्षा का तो विभाग बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई का सब प्राइवेट होगा, सरकारी विभाग था अब तक वो बंद कर दिया, बीमा के ऊपर उसमें कटौती कर दी, स्वास्थ्य के ऊपर गरीब लोगों के लिए सरकार की तरफ से जो खर्चा था खत्म। तो वो जो वोट देनी है वो तो सबको कहा क्या हुआ, क्या बढ़े, तो हमारे कर सकते। ये सारी की सारी आज या जो नस्ल है जो दिखाई दे रही है, ये इसको हम बोलते हैं, हमारी पार्टी ने कहा कि ये नव फांसीवाद उभर रहा है। नव फांसीवाद का मतलब क्या है? कोई नई पुरानी चीज का कोई नया संस्करण है। पुरानी चीज पहले दूसरे विश्व युद्ध के बीच में पैदा हुआ था फांसीवाद, हिटलर के नाम से जिसको हम जानते हैं, मुसोलिनी के नाम को जिसे हम जानते हैं, वो पैदा हुआ था इस पूंजीवाद के संकट से। संकट का दौर था वो, उस संकट के अंदर ट्रेड यूनियन संगठित है। जर्मनी के अंदर 100% मजदूर ट्रेड यूनियन में संगठित था, वहां सोशलिस्ट पार्टी मजबूत थी। एक बार क्रांति की कोशिश भी की गई, कामयाब नहीं हुए, ये खतरा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वहां के पूंजीपतियों ने एक नया घोड़ा तैयार किया, अंधराष्ट्रवाद का नारा दिया गया। नारा उसने भी समाजवाद का दिया, जर्मन समाजवाद लेके आऊंगा, और ये यहूदी हैं, इन्होंने हमारा सारा काम, हम तो जर्मन है, दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए, नीली आंखों वाले, सबसे सुप्रीम रेस है, तो नस्लवाद को बढ़ावा दिया, और इस तरह से एक युद्धोन्माद लोगों के बीच में पैदा किया, जिसके आधार के ऊपर ना सिर्फ सरकार की तरफ से जैसे अपने यहां इमरजेंसी लगाई थी, प्रेस बंद, अपोजिशन बंद, वो नहीं, इतना ही नहीं, ये तो था ही, इसके साथ साथ कोई भी अगर हिटलर का, उसकी सरकार का उसके पक्ष में नहीं है, उसको गोली मार दो, हत्या कर दो। और यहूदियों को तो पकड़ के कितने ट्रेड यूनियन नेता, कितने कम्युनिस्ट नेता, कितने साहित्यकार, जिनको उन्होंने मारा, जेलों में डाल दिया, हत्याएं कर दी, गोलियां मार दी सरेआम, ऐसे के साथ ये है फांसीवाद। अब ये नया फांसीवाद, देश का कानून अमेरिका का क्या कहता, नहीं कहता, कोर्ट में जा रहे केस, वहां पर भी अनेकों यूनिवर्सिटियां बंद, उनके ऊपर प्रतिबंध, उनकी फंड कटिंग, उनके ऊपर तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस, किसी को भी बाहर निकाल दो, ये तमाम अनेकों फैसले कर दिए, वो सारे के सारे वहां के संविधान के मुताबिक नहीं है, उनके कानून के मुताबिक नहीं, उनको धक्का बताओ और एक अंधराष्ट्रवाद पैदा करो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये है बाहर के लोग जिन्होंने ये किया है। यही है इजराइल का ज्यूइज्म, जायनिज्म जिसको बोलते हैं, यहूदीवाद। हम तो सबसे पुराना धर्म है धरती के ऊपर, हम सबसे सुप्रीम है, तो ज्यूइज्म के आधार पर इस सारे घटनाक्रम में तीसरी हमारा देश, उसमें अगर देखोगे तो भारत, ये सारा जो दुनिया के अंदर घटित हो रहा है, कहां खड़ा है? अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ। सबसे शर्मनाक बात हमारे सामने ये है, वो भारत देश जिसने सैकड़ों साल का संघर्ष करके साम्राज्यवाद को शिकस्त दी थी, आजादी हासिल की थी, वो भारत देश जिसकी विदेश नीति साम्राज्यवाद के विरोध में स्वतंत्र विदेश नीति थी,
जिसने कोरिया हो, वियतनाम हो, साउथ अफ्रीका हो, फिलिस्तीन हो, दुनिया के तमाम आजादी के आंदोलनों का जिन्होंने समर्थन किया, वो देश जो अपनी आजादी से लेकर के, आजादी से पहले से लेकर के, महात्मा गांधी के वो दिन याद, 1938 के अंदर उनका अखबार के अंदर उन्होंने लेख लिखा था कि जिस तरह से फ्रेंच भाषा बोलने वालों का देश है फ्रांस, जैसे ब्रिटिश भाषा बोलने वालों का देश है ब्रिटेन, ऐसे ही फिलिस्तीन भाषा बोलने वालों का देश है फिलिस्तीन। उनकी आजादी का अधिकार, हम उस समय से, जब हम अपनी खुद की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब से फिलिस्तीन का हम समर्थन करते आए। हम लगातार फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में खड़े रहे। पहला मौका है आजादी के बाद और आजादी के पहले से लेकर के कि आज भारत इजराइल के साथ, इजराइल के इस कत्लो गारत में, ये जो जनसंहार हो रहा है, इसमें आज हमारी सरकार उसके अंदर शामिल है। हमारे लिए इसमें शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। यहां से हथियार जा रहे हैं। आज इजराइल के साथ हमारे रणनीतिक संबंध बने हैं। सबसे ज्यादा हथियारों का खरीदार इजराइल का भारत बना पहले नंबर के ऊपर। आज यूएनओ के अंदर प्रस्ताव आता है तुरंत प्रभाव से युद्ध विराम होना चाहिए। 149 देश, ध्यान से सुनो, 149 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करते हैं, लेकिन 149 देशों के अंदर भारत का नाम, भारत एब्सटेन करता है, वोटिंग में भाग नहीं लेता। 19 देश हैं जो वोट में भाग नहीं लेते, 12 देश हैं जो विरोध कर रहे हैं, 149 देश हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, तुरंत युद्ध विराम हो, इजराइल के खिलाफ है। 12 देश विरोध में, 19 देश है जो वोट के उसमें नहीं आते। और 19 देशों के नाम अगर सुनोगे तो तब न कदे उसका उनका मतलब की जगह नाम सुना ना हो कहीं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र, जिसने मतलब इतनी बड़ी साम्राज्य शक्ति को हरा करके आए थे, आज वो देश फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं खड़ा है। ईरान हमारा लगातार मित्र दोस्त रहा। पुरानी सभ्यता, हमारी सभ्यता मिलते आपस में रहे। यहां तक भी मौके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई बार यूएनओ के अंदर कोशिश की गई कि जितने भी ये अरब देश हैं, इन्होंने संगठन बना रखा है, उनकी तरफ से यूएनओ के अंदर प्रस्ताव आए भारत के ऊपर, ताकि ये कश्मीर के मसले को लेकर रही। लेकिन हमेशा ईरान ने भारत का साथ दिया। पाकिस्तान की तमाम चालों को विफल करता रहा ईरान। ईरान से हम अपना तेल खरीदते थे, लेकिन जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया ईरान के ऊपर, हम अमेरिका के मुताबिक ईरान से तेल खरीदना बंद कर। हमने वहां पर एक व्यापार के लिए बंदरगाह पैसा लगाया, व्यापारिक संबंध रहे, लेकिन आज ईरान पर हमला है। हजारों विद्यार्थी हमारे भी वहां पढ़ने गए हुए, जम्मू कश्मीर से और भी जगहों से, वो बच के निकलने के लिए उसने अपना स्पेस खोल दिया कि ले जाओ अपने बच्चों को। लेकिन भारत से उसने उम्मीद भी की, हमारी मित्रता के संबंध में आप बोलो, लेकिन निंदा करती। संघाई कॉर्पोरेशन एक संगठन बना जिसमें भारत एक हिस्सा है, वो इस हमले की निंदा करता है, लेकिन उसके ऊपर भारत तुरंत बयान देता है कि मैं इस बयान का हिस्सेदार नहीं। क्या संदेश गया ईरान को? आप किसके साथ खड़े हो? वो हमलावर उसके साथ खड़े हो। अनप्रवोक्ड, ईरान ने तो उस पर हमला नहीं किया था ना, उसने किया ईरान पर हमला, इसकी निंदा की बात थी। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि ये सारी एक विचार है। ये इस संकट, पूंजीवाद के संकट के दौर में ये सारे के सारे जितने भी हैं, जो हिटलर को मैंने बताया, ये उस देश के बड़े पूंजीपतियों द्वारा पैदा किया गया घोड़ा था। एक विचार है ये निरंकुशता का, एक जिसको बोलते हैं, एक शब्द में कहो तो वो है ये आतंकी तानाशाही, आतंकवादी तानाशाही। आतंक, पूरे देश में एक आतंक, कोई बोल नहीं सकता, ऐसी तानाशाही। कोई बोले तो उसको मार, जवान खींचो। ये एक तरह का टेररिस्ट डिक्टेटरशिप, ये है फांसीवाद। अपने देश में वही आप देख रहे हैं।
ये वही विचार है जहां पर भी जो पूरे ट्रंप अमेरिका के बड़े रईस राजे जितने हैं उनके चंदे तो आया है, नस्ल उनके लिए आया है, उनको टैक्स छूट दी जा रही है, उनके लिए अमेरिका को महान बनाने की बात है, उनके लिए जंग लड़े जा रहे हैं ताकि तो दुनिया पर तेरा दबदबा इनका बना रहे। उसी के तहत भारत में भी आज बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में बार बार हम कहते हैं कि ये सरकार कॉर्पोरेट और कॉमन फोर्सेस का गठजोड़ है, सांप्रदायिक ताकतों का और बड़े पूंजीपतियों का गठजोड़ है ये सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व मोदी करते हैं। और उसी के तहत अब आप ये देश के स्तर पर देख रहे हैं जो घटनाक्रम लगातार घटित हो रहा है। इस अल्पसंख्यकों को देश के अंदर ही एक दुश्मन जैसे उन्होंने ज्यूज को, यहूदियों को, जैसे उसने बाहर के लोगों को, अमेरिका के अंदर काले लोगों को, मुसलमानों को, इनको उन्होंने अपने निशाने पर लिया। भारत में भी ऐसी आज भारत की स्थिति जो बनी है वो इस पहलगांव की घटना से, और ज्यादा विस्तार पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पहलगांव की घटना से और उसके बाद का घटनाक्रम अपने आप को सब चीजों को बेनकाब कर देगा। 22 अप्रैल को हमला होता है पहलगांव में, 26 लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं, धर्म पूछ करके उनकी हत्या की जाती है। क्या थे इरादे आतंकवादियों के? धर्म पूछ करके, एक तो होता है इनडिस्क्रिमिनेट, कोई भी मारे था, भाई कश्मीर के भी है, घोड़े वाले भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, और उन्होंने आतंक पैदा करने के लिए घटना की है। एक ही है कि आपको पहले तसल्ली की गई है, एक प्रोफेसर ने जिसने मतलब कुरान की आयत पढ़ के सुना के छोड़ दिया, तो धर्म पूछ कर उसके पीछे मंसूबा है, वो इरादा है कि देश में जो जमीन 11 साल में तैयार हुई है, इस तरह से पूरे देश में आग लगेगी, दंगे भड़केंगे, की स्थिति पैदा हो सकती। ये तीसरी पीछे, लेकिन ये भारत के लोगों की, हम तो कहते हैं इसको सलाम किया जाए, खास तौर पे कश्मीर के लोगों ने उस घटना के ऊपर जिस तरह का उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया आई। एक नौजवान खुद आतंकवादियों से भिड़ता हुआ मारा गया और उसका बाप बोलता है मेरा बेटा चला गया, लेकिन मुझे फक्र है कि वो कश्मीरियत की रक्षा में मारा। यह है कश्मीरियत, पर्यटकों को बचाते हुए मारा गया है। दुख है मुझे, मेरा बेटा चला, लेकिन ये कश्मीरियत है। कितने ही वहां लोग उत्पीड़ित परिवारों के लोगों ने जो बात कही, एक महिला तो केरल की कहती है कि उसका बाप मारा गया, मेरा बाप मरा है, लेकिन मुझे 2 भाई मिले। ऐसी संकट की घड़ी में वो मेरे साथ दिन रात खड़े हुए, कश्मीर के मेरे 2 भाई। मध्य प्रदेश का बीजेपी का नेता, उसका पूरा परिवार, उनके बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे बच्चों को बचाया वो कश्मीर के घोड़े वाले ने, वो लेट गया उनके ऊपर। ये तमाम बयान, और जिस तरह से वहां घोड़े वालों ने अपने कंधे को, लोगों ने घायलों को अस्पताल में ले गए, लोगों को रुका, घर पर रोका, खाना खिलाया, कोई ऑटो वाले ने किराया नहीं लिया, ढाबे वाले ने तो पैसा नहीं लिया। एक तरफ तो ये व्यवहार था, दूसरी तरफ एयरलाइंस का व्यवहार था, 10 गुना तक किराया बढ़ा दिया। आपदा में अवसर फायदा उठाओ। तो एक तरफ वो कश्मीर के लोग हैं जो साथ में खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में, एक तरफ ये है, और ये सवाल लोगों की तरफ से आया कि हमें तो कहा गया था, मोदी जी ने कहा था, सरकार ने कहा था कि हमने आतंकवाद की जड़ खत्म कर दी है, 370 तोड़ करके धारा 370 खत्म कर दी, 35A खत्म कर दिया, और कश्मीर में आतंकवाद की जड़ खत्म कर दी। हम तो ये सोच के आए थे, लेकिन 7 लाख से ज्यादा वहां सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, राज्य को तो दर्जा नहीं है पूरा। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस भी केंद्र के होम मिनिस्टर के अंदर है। 1 हफ्ता पहले होम मिनिस्टर जाके आया है, मीटिंग करके आया है, सेना के अधिकारी, BSF के, CRPF के, दिल्ली जम्मू कश्मीर की पुलिस के तमाम अधिकारियों की मीटिंग है। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री नहीं है,
अब देखिए आप ये कितना एक राज्य के अंदर आप मीटिंग कर रहे हैं, सुरक्षा के मामलों को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुना हुआ जनता का है, उस मीटिंग के अंदर उसको शामिल नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों के सवाल दिमाग में ये भी आए, पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि ये कोई योजनाबद्ध तो नहीं था, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया? क्योंकि पुलवामा की घटना का एक अनुभव लोगों के पास है। पुलवामा में जो घटित हुआ था उसकी भी आज तक कोई जांच नहीं हुई। उस समय पर भी ये सवाल थे कि सीआरपीएफ के जवान, उनके अधिकारी दिख रहे हैं, मौसम खराबी की वजह से इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए, सड़क के रास्ते को भेजना ठीक नहीं होगा, हवाई रास्ते से इनको भेजा जाए। पहले भेजे जाते भी रहे, तब क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नहीं उनके अधिकारियों की मांग को कबूल किया गया? क्यों रास्ते जो साथ में एक कोई मंत्री भी जाता है तो साथ लगते तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जब तक उसकी गाड़ी नहीं गुजर जाती? हमारे जब सैनिकों का काफिला गुजर रहा था तो उनके साथ जुड़ती हुई सड़कों को बंद क्यों नहीं किया गया? कैसे कोई 100 किलो वहां TNT लेकर के, बारूद लेकर के पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? क्यों एक दिन पहले वहां का SP का तबादला किया गया? सारे सवाल थे। उनके खुद के गवर्नर ने कहा कि ये जब हुआ तो मोदी जी से मैंने बात की और कहा कि ये हमारी चूक है, कहा कि चुप रहे, बोलना नहीं। और उसके बाद जो ऑपरेशन जिसका पॉलिटिकल जो फसल उठानी थी उठाई गई, लोकसभा का चुनाव का हम सब पता है। उसके बाद से लोगों का दोबारा फिर ऐसी घटनाएं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ये आतंकवादी जो चाहते थे वैसा ही बीजेपी का, वैसा ही RSS का, वैसे ही मोदी मीडिया का आचरण क्यों है? सारा देश तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्तब्ध है, सदमे में है, गुस्सा है उनके अंदर, कैसे हो गया है? हमारी नौसेना का अधिकारी मारा गया और उसकी वाइफ ये कहती है कि हमें शांति चाहिए और कश्मीर और मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, उनको निशाने पर ना लिया जाए। लेकिन उसी समय पे RSS बीजेपी के लोग जगह जगह मुस्लिमों को टारगेट करके, कश्मीरी विद्यार्थियों को टारगेट करके क्यों हमला कर रहे हैं? क्यों उस समय के ऊपर हमारा गोदी मीडिया पूरा एक नफरत जो पैदा क्या धर्म पूछ के मारा है। ये सारा वातावरण जिस तरह से पैदा किया गया, लेकिन लोगों ने एकजुटता दिखाई है और इसलिए दिखाई कि वो पुलवामा का अनुभव के साथ था, इसलिए दिखाई कि कश्मीर के लोग सड़कों पर इस हादसे के बाद ये नारे लगाते हुए सुनाई दिए, कश्मीर हो या गुवाहाटी, एक देश एक माटी। ये नारे कश्मीर के अंदर लग रहे, पूरा बाजार बंद है, तमाम लोग सड़कों के ऊपर है, दुख में, सदमे में, या एकजुटता पूरे देश की स्तर के ऊपर दिखाई दे। सरकार को मानना पड़ा, सर्वदलीय बैठक के अंदर कब से चूक हुई है तो किस पक्ष पर चूक हुई जांच होनी चाहिए। विपक्षी दलों ने कहा कि ठीक है, आतंकवाद का जवाब, आतंकवादियों के ऊपर, आतंकवादियों के खिलाफ सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम आपके साथ। पूरे देश की तरफ से एकजुट होकर के मैसेज जाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं है, वो विपक्ष को तो साथ लेकर नहीं चल रहा है, वो अपनी रैली कर रहा है। वो सऊदी अरब से तो आ गया बीच में, लेकिन आके मीटिंग में नहीं गया, वो पहलगांव नहीं गया, वो कश्मीर नहीं गया, वो सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आया, वो बिहार में जाता रैली करने और वहां जाकर के बोलता है मिट्टी में मिला देंगे, फला कर देंगे, एक जो युद्ध उन्माद पैदा करना लोगों के बीच। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि आतंकवादियों ने हम पर हमला किया है, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ हैं, और वो ललकार रहा है, युद्ध की बात कर रहा है। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आर्मी को कहा गया कि भाई आप ठिकानों पर हमला करें, अनुशासित आर्मी ने अपनी तरफ से जो दिया गया वो किया, लेकिन मीडिया क्या बोल रहा है, उसके जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान ने। पूरा का पूरा देश के स्तर के ऊपर आप अगर पढ़ोगे, देखोगे, उस समय की याद करोगे तो ये इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे तबाह कर दिया पाकिस्तान। लाहौर से आकर इस्लामाबाद चले गए, कराची पोर्ट पर कर दिया, चीफ हमार भी गिरफ्तार हो गया,
बगावत हो गई है, प्रधानमंत्री की लोकेशन पकड़ी गई है, बंकर में छुपा हुआ फला धक्कड़ मीडिया ही प्रचार कर रहा है। रोज ब्रीफिंग, रोज अखबार टेलीविजन के लिए हमारी प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के और हमारी सेना की तरफ से 3 प्रवक्ता रोज बोलते थे ये युद्ध नहीं है, हम युद्ध नहीं किया है, हमने हमारे ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया, हमने आतंकवादियों पर हमला किया। वो बिल्कुल नबी तुली भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन आपके नेता क्या बोल रहे हैं, आपका मीडिया क्या बोल रहा है, सारी दुनिया में किरकिरी हुई। इससे पहले भी हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन हमने उस समय के ऊपर सारी दुनिया को अपने साथ लिया, सारी दुनिया को बताया, सबूत दिए कि हमला हुआ है। और पाकिस्तान के खिलाफ राजनयिक तौर पर बंदिशें लगी, आर्थिक तौर पे भी, तो IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसे लोन लेने को तमाम चीजों को, लेकिन यहाँ राजनीतिक आपका देश का हित एक तरफ है। अगर वास्तव में पाकिस्तान को आज अगर आतंकवाद से आपकी लड़ाई है, तो आज पाकिस्तान की सरकार सबसे अलोकप्रिय है। पाकिस्तान की फौज जनता के बीच में, पाकिस्तान की जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता काफी कमजोर हो चुकी है। लोग सड़कों पर हैं, बलूच और पख्तून तो बहुत विद्रोह चल रहा है वहां, लाखों लोग सड़कों में, कंटों के अंदर भी बहुत, मतलब क्योंकि उनका एक नेता जेल में डाल रखा है। जबरदस्त महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सब चीजें हैं, लोगों में संतोष है। अब इस समय के ऊपर अगर आपने वास्तव में आतंकवादियों को खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की जनता जो अपनी सरकार के खिलाफ है, आप उसको अपने खिलाफ ना होने दें। आप उनके कम से कम उसको अपने खिलाफ ना होने दें। जो इस समय के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने देश के अंदर आतंकवाद से अगर लड़ाई लड़नी है, उसको खत्म करना, तो सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आंतरिक सुरक्षा के इंतजाम मजबूत किए जाए। क्यों नहीं था वहां कोई गार्ड, क्यों नहीं थी वहां सुरक्षा? क्या ये इंटेलिजेंस की फेल्योर थी? किसकी फेल्योर थी? इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आपकी वहां की जनता, स्थानीय लोग, वो आपके साथ उनका विश्वास जीतना। याद करो, कारगिल की जब लड़ाई हुई उससे पहले पाकिस्तान अंदर घुस चुका है, बंकर बना चुका है, इसकी जानकारी किसने दी थी? कश्मीर के लोग, गडरी जब आए, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, बॉर्डर से दाखिल हुए, उन्होंने चौकियां स्थापित कर ली। सबसे बड़ी सुरक्षा देश की जनता, उसका भरोसा, उसका विश्वास। तो अगर आपने ये करना है, तो उसके लिए कश्मीर के लोगों को, हमला हुआ, लोग मारे गए, कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, दुख में हैं, लेकिन आप सैकड़ों की संख्या में नौजवानों को गिरफ्तार कर लेते कश्मीर से, और कुछ सस्पेक्ट के आधार पर बुलडोजर चला के घर तक गिरा देते। तो वो जो कश्मीर के लोग जो आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आए हैं, जो एकजुटता में खड़े हैं, ये उनका कसूर है क्या? आप उस बात के लिए उनको दंडित कर रहे हैं क्या? आप ये जो मीडिया कह रहा है कि लाहौर ध्वस्त कर दिया, फलाना कर दिया, तबाह कर दिया, ये कर दिया, ये किसका कर रहे हैं? ये पानी बंद कर दिया, संधि खत्म कर दी, किसका असर पड़ेगा इसका? वहां के किसान, हालांकि ऐसा तो है नहीं पानी जब उठाकर अलमारी में टेक देंगे, इसको अभी हमारे पास जगह ही नहीं रोकने की ऐसे कारों को भी, लेकिन हम कह रहे बार बार हम चैनल बनाएंगे, राजस्थान भेज देंगे, फलाना कर देंगे। अच्छा, ये बयानबाजी देगा किसने? आप किसको खुश करना चाहते? पाकिस्तान की जनता को आप अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हो, उसकी सरकार के साथ, उसकी फौज के साथ धकेल रहे हो उसको, जिनके प्रति उनका गुस्सा है, जिनका संतोष है। हमारी पार्टी की साफ राय है, ये आतंक से लड़ने का, आतंकवाद से लड़ने का तरीका नहीं, इससे आतंकवाद बढ़ेगा। उस समय पर भी
सर्वदलीय दूसरी मीटिंग हुई तब हमारे पार्टी के प्रतिनिधि ने जाकर कहा, जब उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने कि हमारा मिशन था, हमने आतंकवादियों का तबाह कर दिए और हमारा मिशन सफल हुआ, तब भी हमारी पार्टी के प्रतिनिधि ने उस समय में कहा कि आतंकवाद का खात्मा ऐसे नहीं किया जा सकता। आतंकवाद के खात्मे के लिए आपको अपनी राजनीति, आपको अपने राजनयिक राजनीति, पहली बात ये तो राजनीति है हिंदुत्व के नाम पर, जो देश के अंदर जो विभाजनकारी भूमिका जो पैदा की जा रही है, जिस तरह से निशाना बना करके हत्याएं की जा रही, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं पूरे देश के स्तर पर, या राजनीति आतंक को खत्म करने वाली तो अपने राजनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर आतंकवाद के खिलाफ, डिप्लोमेटिक मतलब होता है राजनीतिक तौर पर दुनिया को अपने साथ हमें लेना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा। हम आतंकवाद के खिलाफ खुद आतंकवादी नहीं है, हम आतंक को प्रश्रय नहीं देते, हम विभाजन को प्रश्रय नहीं देते, हम एक डेमोक्रेटिक एक सेकुलर देश है, ये हमारी प्रतिष्ठा रही। तो इस पर ये तो लोग आते थे, अब तो हालत यह है हमारा जो दुकान शब्द परीक्षा हुआ दोस्त रूस 71 की लड़ाई में भी जब अमेरिका ने बेड़ा भेजा तो साथ बेड़ा भेज दिया, तू आओगा तो मैं भी आऊंगा। आज वो रूस भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। एक तरफ तो कह रहे थे दुनिया में डंका बज रहा मोदी का, कितने देशों में घूमा 11 साल में, बदल बदल कर ड्रेस, और वहां जाके पैसा लगा करके भीड़ इकट्ठी कर लेते, मोदी 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 मोदी, नेताओं की कप्पी पालो, मुंह पाड़ी का हिस्सा दो, लेकिन पाया कौन? हालत तो यह है कि आपका पहली बार ऐसा है कि दोनों के बीच में युद्ध विराम तो हुआ, अच्छी बात होगी, जल्दी हो गया, हम तो इसका स्वागत करते हैं, युद्ध विराम हो गया, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई कोई समाधान नहीं है। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा किसने करी? ट्रंप ने। पाकिस्तान भारत की तरफ से घोषणा नहीं हुई, पहली घोषणा ट्रंप की तरफ से की, और बार बार कह रहा अगला, और अमेरिका की कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया कि मैंने इन दोनों देशों को व्यापार की धमकी देकर बाकायदा ये युद्ध रुकवाया है, और बार बार बोलता है कि मेरे को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, मैंने तो पाकिस्तान भारत का युद्ध रुकवा दिया, लोग नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, मैंने कांगो का उसके युद्ध रुकवा दिया, रवांडा का मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन 7 तौर पर कह रहा मैंने रुकवा दिया। अब तक हमारी बाकायदा शिमला समझौता है, दोनों देशों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, अपने मसले अपने बीच की बातचीत करके समझेंगे, लेकिन आज एक तीसरा मुख्तियार आ गया और बोल नहीं रहा हमारा देश का प्रधानमंत्री, अभी तक इसके खिलाफ बात नहीं कर रही। हालत तो यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक साथ जिस तरह से क्लब करके बोला जा रहा है, बहुत प्यारे हैं दोनों। अब वो ही आतंकवाद के खिलाफ कमेटी यूएनओ में बनी, उसका वाइस प्रेसिडेंट अभी वो बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने तो फोन करके बुलावा है और लंच खिलावा है, और आपने शपथ ली उस टाइम पे न्योता ही नहीं दिया, ये बात देखता रह गया है। हाँ, तो आई लोग पाकिस्तान बोलते सारी बात नहीं। तो खैर आज कई देशों के अंदर ठीक है, नेता हमारे विपक्ष के नेताओं को भी जो हम सांसद भेजा गया, लेकिन यूं भी ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के साथ कोई विश्वास में लिया गया, कोई स्पेशल सेशन बुलाया हो। अरे बैसेट की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के दौरान भी पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, उस समय कारगिल की लड़ाई तो भी पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, जांच हुई थी, कमेटी बैठी थी, कहाँ चूक रहेगी, क्या गलतियां हो आगे से, ना पुलवामा के ऊपर कोई जांच है, ना पहलगांव के ऊपर कोई जांच है, ना कोई स्पेशल सेशन है, ना कोई विपक्ष की मीटिंग है। सांसदों को भेज रहे हो तो हमारा नैरेटिव क्या होगा, क्या लेकर के जाएंगे, कोई मीटिंग नहीं है, तो सह सपाटा करके आ जाओ। तो आज स्थिति ये है, इस हिसाब से या जो राजनीति है, जो ये राजनीति पहली बात, फिर जो पार्टी ने कहा कि ये जो जिस तरह का आज कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक ताकतों के गठजोड़ के चलते हुए देश में कॉर्पोरेट के पक्ष में
और सांप्रदायिक राजनीति के तहत एक निरंकुश शासन को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यो असल में लक्षण है नव फासीवाद। देश में नव फासीवाद, अगर इनका मुकाबला नहीं किया गया, इनको थलग नहीं किया गया, तो ये देश के अंदर एक नव फासीवादी व्यवस्था लाएगी। तो इस आधार के ऊपर ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो इसमें पूरी स्थिति के अंदर हमारा, देखो मैंने बताया कि गजा में जाकर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी ने, वामपंथी पार्टियों ने आह्वान किया, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किए गए उनके प्रति सॉलिडरिटी। देश मांग करो, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, भारत इजराइल के साथ अपनी ये व्यापार बंद करा हथियारों का, युद्धबंदी के पक्ष को आए। और इस तरह से तो इस बात को लेकर के लोगों के बीच में हमें कंपेन किए जाने की जरूरत है।